हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। फटाफट से सबसे पहले लाइव ऐड हो जाइए भाई, फटाफट से लाइव आ जाइए। फटाफट से लाइव आ जाइए। ओके, नीतू आ गई है। सबसे पहले अब तक जो टॉपिक हो गए हैं उनमें आपका कोई डाउट है तो फटाफट से अपना डाउट मैसेज कर दीजिए। आप लोग मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपना डाउट पिन कर दीजिए। अब तक जो पढ़ा दिया है उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप लोगों को, 1 मिनट। अब तक जो चीजें आपको पढ़ा दी गई है उनमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग फटाफट उसको मैसेज कर दीजिए। नीतू, कोई डाउट है? अब तक जो पढ़ा उसको आप लोगों ने बुक्स में किया या नहीं किया? नो डाउट सर, कोई डाउट नहीं। ओके, डन। देखो, हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग इससे पहले सॉइल सेपरेट, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी एंड पोरोसिटी, और इन सब के बीच में दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोग कर चुके हो। इन सारी प्रॉपर्टीज के बीच में आप लोग एक तो बल्क डेंसिटी का और एक पोरोसिटी का न्यूमेरिकल कर चुके हो। पोरोसिटी का फॉर्मूला है, उसकी डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करवा दी थी। पोरोसिटी के न्यूमेरिकल किस तरह से आ सकते हैं वो मैंने करवा दिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली आपको बल्क डेंसिटी की वैल्यूज दे दे और एक पार्टिकल डेंसिटी दे दी जाए और बल्क डेंसिटी भी आपको कैलकुलेट करना पड़े। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपको दिया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को एक तो सिंपल सा क्वेश्चन लिखवा देता हूं, जिसको आप सॉल्व करना। आपको आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो हम आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद में हमारा नया टॉपिक सॉइल एयर स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज की टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सॉइल एयर, जो बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा याद रखना, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी आप जितनी पढ़ते जाओगे उनमें हर एक प्रॉपर्टी के साथ आपको किसी ना किसी लॉ के बारे में डिस्कस करना होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, या यूं कहें फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सॉइल एयर है, उस सॉइल एयर में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है क्वेश्चन ओडीआर का, और याद रखना जीआरएफ एसआरएफ में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सॉइल एयर से तो वो क्वेश्चन किससे बनता है? ओडीआर से, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट से बनता है। और दूसरा क्वेश्चन इसके लिए जो लॉ इंपॉर्टेंट है, उस लॉ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दोनों ही चीजें आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। पर हम लोगों को अगर सॉइल एयर को ठीक से समझना है तो हमें यह भी समझना होगा कि सॉइल एयर का कंपोजिशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या होता है। हमें यह भी समझना होगा कि एरिएशन क्या होता है और पुअर एरिएशन किसको कहते हैं और उसके रीजन क्या होते हैं। किसी भी सॉइल के अंदर जो सॉइल एयर का कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी हमको समझना है। यानी कि 4-5 चीजें हैं जिनको हमें बेसिकली नॉर्मल डिस्कशन करना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम इनके ऊपर आ जाएंगे। ओडीआर क्या होता है? सॉइल एरिएशन का एक मेजर है, उसकी हम बात करेंगे कि ओडीआर जो होता क्या है। ओडीआर डिटरमाइन करने की पहली बात तो ओडीआर होता क्या है, फिर इसको किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं। फिर हमको कुछ ओडीआर की रेंज याद रखनी है। ओडीआर जो होता है उस ओडीआर की हमको कुछ रेंज को याद करना है। कुछ ओडीआर की जो है रेंज भी होती है, जैसे ओडीआर की ऑप्टिमम रेंज क्या होती है, या फिर यूं बात करें तो इसके लिए जो ओडीआर है, अगर इसकी जो एक क्रिटिकल रेंज होती है जिसको हम लोवेस्ट कह देंगे, उसके बाद में प्लांट रूट की ग्रोथ सीज हो जाती है। ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है आगे चल के। पर फिलहाल अगर हम बात करें तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। इन सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को मेरी तरफ से लास्ट टाइम में जो क्लास हुई थी उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे देता हूं, जिसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो क्वेश्चन क्या है। इफ एक कोर सैंपलर, या वे डायरेक्टली लिख देते हैं, कैलकुलेट द पोरोसिटी ऑफ गिवन soil sample if values are
गिवन फॉलोइंग, क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, एक की बात करते हैं। ए में दिया हुआ है वेट ऑफ कोर सैंपलर एंड सॉइल इज 240 ग्राम। सेकंड आपको दिया हुआ है एम्प्टी वेट ऑफ कोर, ये आ जाता है आपका 50 ग्राम। इसके बाद आ जाता है हाइट ऑफ कोर इज, जिसको एच से इंडिकेट करते हैं, ये आ जाता है आपका 4.5 या डायरेक्टली कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का डी नंबर पे आ जाता है आपका डायामीटर ऑफ कोर इज, ये आपका हो जाता है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाता है आपका बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत इजी सा एक न्यूमेरिकल है जिसको आपको ध्यान देना है, इसको आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी नहीं। सारी चीजें जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी बिल्कुल वहीं से है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोगों को ऐसे नया लगे। मेरा मानना यह है कि जिसने लास्ट क्लास को थोड़ा भी ठीक से देखा होगा उसको इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। यहां आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको कैलकुलेट करनी है पोरोसिटी, और आपको इस पोरोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, जिसमें एक है वेट ऑफ कोर की हम बात करें, एक यहां पर वेट ऑफ एम्प्टी कोर की बात करें, यहां एक हाइट दी हुई है, एक डायमीटर है, और आपको एक पार्टिकल डेंसिटी यहां पर दी हुई है। इन सब का यूज करके आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर बहुत इजीली निकाल लेंगे। हम चलते हैं इसके बाद आगे। देखो, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है सॉइल एयर। सॉइल एयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो ध्यान देना, सॉइल एयर का मतलब होता है, दो चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो ये सॉइल की सरफेस है, ये क्या है, सॉइल की सरफेस है, ये है सॉइल सरफेस, ये है सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस के ऊपर की साइड जो गैसों का एक कवर रहता है, गैसियस कवर रहता है, उसको हम जानते हैं एटमॉस्फेयर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, हम उसको जानते हैं एटमॉस्फेयर के नाम से। और नीचे इस सॉइल सरफेस के नीचे की तरफ हम बात करें तो यहाँ होते हैं सॉइल के पार्टिकल्स, और जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एक खाली जगह रहती है, एक स्पेस रहता है। यानी सॉइल सरफेस के नीचे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट रहती है उस एयर को हम बोलते हैं सॉइल एयर। क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सॉइल एयर। दो चीजें हमारे पास है, एक है एटमॉस्फेयर और एक है हमारे पास सॉइल एयर। यानी कि एयर जो होती है वो अगर सरफेस के ऊपर, या यूं कहें गैसों का जो एक कवर रहता है अर्थ सरफेस के बाहर की साइड में या अर्थ क्रस्ट के आउटर साइड में, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो कवर रहता है दैट इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। एंड सॉइल एयर का मीन होता है कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो पोर स्पेस होता है, इसमें जो एयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सॉइल एयर। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है सॉइल एयर। याद रखना, एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट होने का जितना इंपॉर्टेंस होता है उतना ही इंपॉर्टेंस इस सॉइल एयर का भी होता है। कारण बता देता हूं मैं आपको क्यों। क्योंकि किसी भी प्लांट को सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, अगर हम किसी भी प्लांट की हम बात करते हैं तो किसी भी प्लांट के अंदर उसको दो चीजें चाहिए। एटमॉस्फेयर के अंदर भी उसको प्रॉपर कंपोजिशन के अंदर गैसें चाहिए, लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि सॉइल एयर के अंदर भी उसको गैसों की जरूरत होती है। सर, अगर किसी भी प्लांट को बाहर गैसें मिल रही है तो सॉइल एयर के अंदर उसको किसी पर्टिकुलर गैस की कहां जरूरत पड़ती है। तो याद रखना,
सॉइल एयर के, या यूं कहें सॉइल एयर के अंदर यहाँ रहती है प्लांट की रूट्स। क्या रहती है? यहाँ प्लांट रूट्स प्रेजेंट रहती है। और प्लांट रूट्स जो होती है, ये प्लांट रूट्स करती है रेस्पायरेशन। क्या करती है? रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन में आपने एक चीज तो सुनी होगी या समझा होगा आपने इतने दिनों में, कि रेस्पायरेशन में जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीजन का यूज करते हैं। यूज किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। और प्रोड्यूस कौन सी गैस करते हैं? CO2 प्रोड्यूस करते हैं रेस्पायरेशन के टाइम पर। यानी प्लांट की जो रूट होती है, उस रूट के द्वारा जब रेस्पायरेशन किया जाता है तो रेस्पायरेशन के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है और CO2 प्रोड्यूस करती है। पहली बात यहां पर हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्लांट की जो रूट है, अगर ये रूट को डेवलप होना है या इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो, इस प्रॉपर ग्रोथ के लिए वहां पर ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है सॉइल के अंदर, तो सीधी सी बात है प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी। यानी कि मान लेते हैं एक सॉइल के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो मान लेते हैं ऑप्टिमम लेवल पे है, यानी उनका सबका ऑप्टिमम लेवल जो है वो अवेलेबल है। यानी सारे के सारे अवेलेबल जो है, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑप्टिमम लेवल पर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। इस सॉइल के अंदर जब हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पर वाटर लॉग्ड कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? वाटर लॉग्ड कंडीशन है। तो वाटर लॉग्ड कंडीशन होने के बाद में अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं तो इस सॉइल में इस क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। और उसका कारण क्या रहता है? कि वाटर लॉग्ड कंडीशन होने की वजह से सॉइल के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, जिसकी वजह से प्लांट की जो रूट है उनका रेस्पायरेशन या डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया और प्लांट की ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सॉइल एयर का होना कितना इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ दो टाइप की सॉइल है। एक अगर हम बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल है। कौन सी सॉइल है? एक तो है एलुवियल सॉइल है। और एक सॉइल का अगर हम बात करते हैं तो एक जैसे मान लेते हैं ब्लैक सॉइल है। कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल है। अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की या न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी की, तो न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी के बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं तो अवेलेबल न्यूट्रेंट का कंटेंट ब्लैक सॉइल के अंदर हाई रहता है। यानी कि अवेलेबल न्यूट्रेंट जो होते हैं, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स का जो कंटेंट होता है वो किसमें हाई रहता है? वो हाई रहता है ब्लैक सॉइल के अंदर। लेकिन याद रखना एग्जाम में बहुत बार एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सबसे प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी है? और उसका आंसर माना जाता है किसको? उसका आंसर माना जाता है एलुवियल सॉइल को। यानी मुझे एक छोटी सी बात आप लोगों को समझानी है कि अगर प्लांट सिर्फ न्यूट्रिएंट से ही ग्रो करता तो फिर तो ब्लैक सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अवेलेबल न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनका कंटेंट, भले ही हम ये कह रहे हैं कि सर ब्लैक सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है या न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सर प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटी की, तब हम कहते हैं कि एलुवियल सॉइल जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। उसका कारण क्या रहता है वो मैं आपको समझा देता हूं। ब्लैक सॉइल जो होती है, इस ब्लैक सॉइल के अंदर हम जनरली बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल के अंदर क्ले का कंटेंट हाई रहता है। किसका कंटेंट हाई रहता है? क्ले का कंटेंट जो होता है वो क्या रहता है? हाई रहता है। और हमें पता है कि जो क्ले होती है, इस क्ले के अंदर जो पोर स्पेस होता है वो होता है माइक्रो पोर स्पेस। क्या रहता है? माइक्रो पोर स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और माइक्रो पोर स्पेस के अंदर तो वाटर प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? वाटर प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर एलुवियल सॉइल की हम बात करें तो एलुवियल सॉइल के अंदर जो माइक्रोपोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स या जो मैक्रोपोर्स होते हैं, माइक्रो मैक्रो का रेशियो होता है 1:1 का। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो पोरोसिटी होती है उसकी 25% पोरोसिटी में मैक्रोपोर्स होते हैं, और 50% जो पोरोसिटी होती है उसकी मैक्रो पोरोसिटी होती है और 50% होती है माइक्रो पोरोसिटी। यानी कि हमें पता है कि जो माइक्रोपोर्स होते हैं, इन माइक्रोपोर्स के अंदर तो वाटर प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? वाटर। और जो मैक्रोपोर्स होते हैं, इन मैक्रोपोर्स के अंदर एयर प्रेजेंट रहती है।
और अगर सॉइल के अंदर एयर का प्रोपोर्शन 1:1, एयर वाटर का प्रोपोर्शन 1:1 है, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोडक्शन बहुत प्रॉपर होगा। लेकिन ब्लैक सॉइल में इन दोनों का प्रोपोर्शन ये नहीं होने की वजह से ब्लैक सॉइल प्रोडक्शन के मामले में चली जाती है सेकंड, और कौन सी, एलुवियल सॉइल आ जाती है नंबर 1 पे। यानी कि दो शब्द होते हैं, एक ड्रेनेज होता है, तो ड्रेनेज होगा तभी एरिएशन होगा, ये एक बहुत कॉमन सी बात है। अगर पानी भरा रहेगा तो सीधी सी बात है एरिएशन नहीं होगा। जैसे ही सॉइल से एक्सेस वाटर रिमूव होगा देन उसके बाद में उसमें क्या होगा, एरिएशन होगा। तो यानी कि वेल एरिएटेड कौन होती है, एलुवियल सॉइल होती है। लेकिन सर इससे ज्यादा अच्छा एरिएशन तो होता है सैंडी सॉइल में। कौन सी सॉइल में होता है, यानी जो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल के अंदर तो सर मैक्रोपोर्स ही ज्यादा होते हैं। तो इस सैंडी सॉइल में क्यों नहीं है बताइए आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा। अगर एयर के रहने से ही किसी भी फसल या किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है, तब तो सैंडी सॉइल की प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिविटी किसकी है, एलुवियल की। तो सैंडी सॉइल जो होती है, इसमें याद रखना जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी होती है, वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी जो होती है वो सबसे क्या होती है, सबसे लो होती है। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी लो है, एरिएशन भले ही ज्यादा हो तो प्लांट को एरिएशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी चाहिए। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहां मिलता है उसको, एलुवियल सॉइल में, या जिसको हम बोल देते हैं कि लोमी सॉइल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लांट को मिलता है। इस वजह से मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इंडिया की कौन सी है, एलुवियल सॉइल। यानी कि किसी भी क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एरिएशन। क्या होता है, एरिएशन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को ऐसे समझिए, एक आइडियल सॉइल के लिए हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन, या हम बात करते हैं कंपोनेंट की। किसकी बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यानी किसी भी सॉइल के कंपोनेंट कितने होते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो याद रखना सॉइल को हम ब्रॉडली 2 क्लासेज में, या यूं कहें सॉइल कंपोनेंट को हम 2 वर्गों में विभाजित कर देते हैं, जिसमें एक तो होता है सॉलिड पोर्शन, एक तो क्या जाता है, सॉलिड पोर्शन। यानी हम ये कह देते हैं कि किसी भी सॉइल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनको एक तरफ कर देंगे, और इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको एक तरफ कर देंगे, जिसको हम बोल देंगे पोर स्पेस। यानी कि सॉइल के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, पोर स्पेस एंड सॉलिड पोर्शन। यहां हम देख रहे हैं कि जब सॉलिड पोर्शन को हम देखते हैं तो इसमें हमको दो चीजें मिलती है, जिनमें से नंबर 1 की बात करें तो हमें एक तो यहाँ मिलते हैं सॉइल मिनरल्स। एक तो हमको क्या मिलते हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ हमें मिलते हैं मिनरल्स की बात कर लेते हैं, और एक हमको यहाँ मिलता है ऑर्गेनिक मैटर। यानी सॉइल के अंदर सॉलिड पोर्शन अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी सॉइल का सैंपल लो, उसको थोड़ा हाथ में लेके देखोगे तो आप पाओगे कि एक तो उसमें मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी जो सॉइल के पार्टिकल दिख रहे हैं ना, वो पार्टिकल क्या है, वो पार्टिकल ही तो मिनरल है। अरे सॉइल के जो कण है, मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो मिट्टी के कण किससे बने हुए हैं, मिनरल से ही तो बने हुए हैं। और उन मिनरल्स के बीच में, सॉइल के कणों के बीच में घास फूस या आपको जो कचरे की पत्तियां दिखाई देती है, या जो जो आपको ऑर्गेनिक मैटर का रेजिड्यू दिखता है, वो क्या है, वो ऑर्गेनिक मैटर है। और इन सब सॉलिड पार्टिकल्स के बीच बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं पोर स्पेस। और इस पोर स्पेस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, या तो इसके अंदर प्रेजेंट होगी एयर, क्या प्रेजेंट होगी, एयर, या इसके अंदर प्रेजेंट होगा वाटर, क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। यानी कि अगर देखा जाए तो किसी भी सॉइल के कंपोनेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। यानी कि एक तो उसके अंदर होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक उसमें होते हैं मिनरल्स, एक उसमें होता है वाटर, और एक होता है एयर। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर किसी भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। मैंने कहा आपको यह हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉइल जो प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट हो। अगर किसी सॉइल को हम 100% मानकर उसके बारे में बात करें तो उस सॉइल का ऑलमोस्ट 50% पोर्शन तो होता है सॉलिड। कौन सा होता है, सॉलिड पोर्शन। और उसी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो उसका 50% पोर्शन कैसा होता है, वो होता है पोर स्पेस, खाली जगह होती है। 50% में जो मिनरल्स होते हैं इनका प्रपोर्शन होता है 45%, और ऑर्गेनिक मैटर की हम बात करें तो इसका प्रपोर्शन होता है कितना, 5% इसका प्रपोर्शन होता है।
यहाँ पोर स्पेस की हम बात करें तो पोर स्पेस में जो वाटर होता है वो होता है 25%, और यहाँ एयर की बात करें तो ये कितनी होती है 25% एयर प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि सर वाटर जो होता है वो वाटर कौन से के अंदर होता है, ये माइक्रोपोर्स में रहता है। कौन से पोर्स में रहता है, माइक्रोपोर्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। कौन है, वाटर प्रेजेंट रहता है। और एयर किस में रहती है, सर एयर प्रेजेंट रहती है मैक्रोपोर्स के अंदर। किस में रहती है, मैक्रोपोर्स के अंदर। और इनकी क्वांटिटी से हमको ये समझ में आ गया कि सर जो वाटर होता है, या यूं कहें एयर और जो वाटर है वो दोनों के दोनों 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि माइक्रोपोर्स और जो मैक्रोपोर्स होते हैं इनका रेशियो 1:1 रहता है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। ये कंपोजिशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको कभी ऐसे नहीं लेना है कि सर ये तो बहुत इजी चीज है, हमने ग्रेजुएशन में ही इसको सीख लिया था, तो आपको इसको इजी वे में नहीं लेना है। ये बहुत काम की चीज है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन सब की अगर हम बात करते हैं तो हम सिर्फ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। और सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी में आज हमारा टॉपिक चल रहा है सॉइल एयर। क्या चल रहा है, सॉइल एयर। याद रखना इन चारों कंपोनेंट में मैं आपको वाटर भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऑर्गेनिक मैटर भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको सॉइल मिनरल्स भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं सॉइल एयर की। किसकी बात कर रहे हैं, सॉइल एयर की हम बातें कर रहे हैं। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनरली अगर हम बात करें तो हम यहाँ सॉइल एयर के बारे में डिस्कस करना चाहें तो हमें सबसे पहले इसका कंपोजिशन डिस्कस करना होगा। किसका, कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर हम बात करेंगे तो हम पहले बात करना होगा कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर। यानी हमें किसके बारे में बात करना होगा, सॉइल एयर के कंपोजिशन में। अगर सॉइल एयर का कंपोजिशन पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम एटमॉस्फेयर का भी पढ़ ले साथ में, दोनों का साथ साथ पढ़े तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम बात करना चाहते हैं सॉइल एयर के बारे में, बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के बारे में हम दोनों के बारे में बात करना चाहते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिर से रिपीट कर देता हूं, सभी से नहीं आता है। जो इंपॉर्टेंट गेस होती है केवल उन्हीं का क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट गैसेस की हम बात करें तो यहाँ पर एक तो आ जाती है CO2 का कंसेंट्रेशन, एक आ जाता है ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन। आप चाहो तो नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन भी याद रख सकते हो, लेकिन मेनली दो ही गैस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको ध्यान में रखनी है। CO2 की अगर हम बात करते हैं तो सॉइल एयर में, इससे पहले आपको छोटा सा डायग्राम से कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें समझनी है। यानी ये तो आपको याद रखना है सॉइल एयर की लेयर है, यानी इसको बोल देंगे सरफेस। क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सरफेस सॉइल या सॉइल सरफेस इसको हम कह देंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कोई भी यहाँ वेजिटेशन, या यहाँ मान लेते हैं कोई भी वेजिटेशन है, कोई प्लांट है। और नीचे की तरफ बात करें तो ये क्या है, प्लांट की ये रूट्स है, प्लांट की ये क्या है, प्लांट की रूट्स है। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक चीज देखनी है कि प्लांट का ग्रीन वाला जो पोर्शन होता है, यहां तो एक क्रिया होती है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। यहां हालांकि रेस्पायरेशन भी होता है, इस एरियल पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी होता है रेस्पायरेशन। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि मैं नहीं लिखवा रहा तो आप सोच लो कि रेस्पायरेशन होता ही नहीं है, होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो मेनली हम फोकस करते हैं फोटोसिंथेसिस पे। और जो रूट्स होती है ये प्लांट रूट्स है, ये क्या है, प्लांट की रूट्स है। और प्लांट रूट्स पे यहां होता है रेस्पायरेशन, यानी रूट्स के द्वारा कभी भी प्लांट, याद रखना, कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। यहाँ कौन सी रिएक्शन होती है, रेस्पायरेशन। और हमें समझना यह है कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो मैं चाहता हूं कि आप जवाब दो कि कौन सी गैस का यूज करता है प्लांट। जस्ट 1 मिनट, आप फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ, तो फटाफट से कमेंट किया आपने कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस काम आती है। फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सी गैस यूज होती है, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कौन सी गैस यूज करते हैं,
एंड एट द टाइम ऑफ रेस्पायरेशन प्लांट कौन सी गैस यूज करते हैं और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? नीतू आपका जवाब नहीं आया, ठीक है, CO2। ओके बेटा, यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट यूज करते हैं CO2 का। किसका यूज करते हैं? CO2 का यूज करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के टाइम पर रिलीज कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन गैस करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के टाइम पर उल्टा होता है, प्लांट जो होता है ऑक्सीजन जो होता है इसका तो प्लांट यूज करता है, और कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2 गैस जो होता है इसको प्लांट रिलीज करता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना आप लोग। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये कहां से रिलीज होती है? ये एक बहुत काम की चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि सर ये CO2 कहां से रिलीज होती है। तो यहाँ दो चीजें होती है आपके पास। जैसे नंबर 1 पे हम बात करें तो देखो, एक तो क्या होता है CO2 प्लस H2O, ये दोनों के दोनों लाइट की प्रेजेंस के अंदर C6H12O6 प्लस साथ में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। सही बात है, ये रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी होगी। लेकिन यहां समझ में ये नहीं आ रहा ऑक्सीजन यहां से निकल रही है या यहां से निकल रही है। बहुत बार एग्जाम में बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल। तो ध्यान आपको रखना है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ऑलवेज वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होती है। यानी वाटर का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्लोरोप्लास्ट में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक प्रोसेस होती है जिसमें होता है आयोनाइजेशन। यानी एक तो ये हाइड्रोजन के अंदर टूट जाता है और दूसरा ये ऑक्सीजन के अंदर टूटता है, दो आयनों में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शन होती है जहां वाटर की स्प्लिटिंग हो रही, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, ये दो न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस में होता है, मैग्नीज की और क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में पूछा गया था AO के टाइम पर, यानी AO 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है या वाटर मॉलिक्यूल्स के आयोनाइजेशन के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स फंक्शन करते हैं? तो वहां याद रखना मैग्नीज और क्लोराइड का ये काम होता है। तो वाटर के आयोनाइजेशन से ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी ये ऑक्सीजन कहां से आई है? ये वाटर से आई है। और यहां जो ये ऑक्सीजन दिख रही है आपको, ये CO2 वाली है, ध्यान रखना। यानी आप ध्यान रखना ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है? वाटर से रिलीज होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इट्स रिलीज फ्रॉम H2O। H2O का आयोनाइजेशन होके ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में आयोनाइज होता है। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है रिलीज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, यह आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है इसके लिए एक तो मैग्नीज रेस्पॉन्सिबल होता है और एक क्लोराइड रेस्पॉन्सिबल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि सर बाहर तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर है, और सर नीचे की हम बात करते हैं तो यहाँ है सॉइल एयर। यहाँ क्या है? सॉइल एयर। और सॉइल एयर में सर एक चीज तो क्लियर हो गई है, कंफर्म हो गई है कि यहां पर तो लगातार CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी सॉइल के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में CO2 कंसंट्रेशन जो होता है, CO2 कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है। और यूज किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो हम कह सकते हैं कि सर सॉइल के अंदर ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन लगातार रिड्यूस हो रहा है, कारण है रेस्पिरेशन में यूज हो रही है। इसी रिएक्शन को अगर हम सरफेस या यूं कहें एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर में आपको ध्यान ये रखना है कि ATM के अंदर फोटोसिंथेसिस की वजह से CO2 का जो लेवल है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि CO2 जो है उसका यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का यहाँ पर होता है प्रोडक्शन। क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ऑक्सीजन का लेवल कहाँ हाई होगा? तो देखो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है? घट रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉइल एयर। सेकेंड, जैसे मान लीजिए CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो सॉइल में ज्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ये कम होता है।
बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि एटमॉस्फेयर में और इन दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस होता है, तो याद रखना ये 8 to 10 टाइम्स इनके बीच में डिफरेंस रहता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इस बात का। यानी कि जो सॉइल एयर होती है उसमें CO2 का कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर देन होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में सॉइल एयर के अंदर जो CO2 का कंसेंट्रेशन होता है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर देन होता है, 10 गुना ज्यादा प्रेजेंट रहती है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यानी दिमाग में एक चीज क्लियर कर लीजिए कि एटमॉस्फेयर में CO2 तो कम होगी और ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे आपको यहाँ बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। CO2 सॉइल एयर के अंदर हाई रहती है, क्या रहती है, हाई रहती है। बेसिकली बात करें तो 0.3%, लेकिन 0.5% दे रखी है, ध्यान रखना, डीके दास में। किसमें दे रखी है, डीके दास जो बुक है उस बुक के अंदर दे रखा है 0.5, लेकिन माना जाता है 0.3 राइट आंसर के रूप में माना जाता है। डीके दास ने 0.5 दे रखी है। आपको, मेरा मानना है कि आपको इसके अंदर 0.3% मानकर चलना है। आप सही देखा जाए तो 0.3 और ऑप्शन में 0.3 नहीं हो तो 0.5 ही राइट आंसर है। इससे लगभग 10 टाइम्स लेस देन बात करें तो एटमॉस्फेयर में कितने 10 टाइम्स लेस देन है, यानी 0.03% के आसपास में यहाँ क्या होती है, यहाँ प्रेजेंट रहती है। ध्यान रखना आप लोग, क्या चीज प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, CO2। इसके अलावा हम बात करें तो ऑक्सीजन का लेवल सॉइल एयर में क्या होता है, लो होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हाई। यानी यहाँ लगभग 21% या 20.9% के आसपास यहाँ क्या प्रेजेंट रहती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। सॉइल एयर में इसका लेवल रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वहां क्या होगा, रेस्पिरेशन। ये लगभग 20.6% के आसपास यहाँ प्रेजेंट रहती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, 20.6% के आसपास ऑक्सीजन का लेवल है, कहां है, सॉइल एयर के अंदर। लेकिन अगर डीके दास की माने तो उसने कह रखा है 20% यहां होती है। तो ये डेटा है किसके अनुसार, डीके दास के अनुसार। काफी बार एग्जाम में ये आया हुआ है, 20.6 ऑप्शन में नहीं है तो 20% को ही सही माना हुआ है, वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको लगभग कितना है, 21% है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मोर और लेस दोनों ही जगह ऑलमोस्ट इक्वल टू है, लेकिन बुक्स की माने तो दोनों ही जगह 78 है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर की माने तो 78.03 और सॉइल की माने तो 78.6% के आसपास प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में आर्गन का कंसंट्रेशन 0.94% है, 0.94 है, जबकि हम सॉइल एयर में 0.9 के आसपास मानते हैं। यानी कि अगर आपको आर्गन इनर्ट गैस के रूप में भी ध्यान रखनी है तो रख सकते हो 0.9% और 0.9% फॉर एक्स के आसपास यहाँ पर आपको याद रखना है। ये हो गया कंपोजिशन। इस चीज में आप लोगों को ध्यान रखना है, केयरफुली ध्यान रखना है इस बात का। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आ रहा है आजकल जिसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। अगर आपको परसेंट को कन्वर्ट करना है पीपीएम में, किसमें कन्वर्ट करना है, पीपीएम में, तो परसेंट को मल्टीप्लाई कीजिए कितने से, 10,000 से। जब आप किसी भी परसेंटेज वाली वैल्यू को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है पीपीएम में। यानी मान लो आपको कोई भी परसेंट दी हुई है और उसको कह दे कि पीपीएम में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको टेंशन में नहीं आना है, आप फटाक से उसको 10,000 से गुणा कर दो, वो पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको कोई वैल्यू पीपीएम में दी हुई है और आपको ये कह दे कि बताओ कितना परसेंट होगा ये, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको 10,000 से डिवाइड करना है और वो वैल्यू कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नजर आए तो मुझे बताना। वैसे पीपीएम का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन के अंदर 1 पार्ट। कितना पार्ट, 1 पार्ट। यानी ऐसे समझ लो कि 1 मिलियन रुपए है, उनमें से 1 रुपया, यानी कि 1 मिलियन रुपयों में से केवल 1 रुपया उसका 1 भाग है। 1 मिलियन का 1 भाग 1 रुपया है। वैसे ही समझ लो पार्ट्स पर मिलियन कि 1 मिलियन में 1 भाग। अब जैसे मान लो कोई कहे कि 10 पीपीएम है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिलियन के अंदर 10 भाग। कितने भाग, 10 भाग। इस तरह से 20, 30, 50, ठीक है, इस तरह से इंक्रीज करना है। तो 10 पीपीएम का मतलब होगा ये 1 मिलियन के अंदर हम लगभग कितना 10 पार्ट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद देखो ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं।
यानी कि 1 मिलियन में लगभग लगभग कितना होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना लाख होता है, 10 लाख। 1 2 3 4 5 कितना होता है, 10 लाख हो गया। कितने का मतलब होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है। अब अगर यहां हम देखें तो हम एक तरफ तो पीपीएम की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। परसेंटेज निकाली जाती है 100 से। कितने से निकाली जाती है, 100 से। और इधर हम बोलते हैं 10 लाख। कितना बोलते हैं, इधर हम बोलते हैं 10 लाख। ये हो गया 10 लाख। यानी यहां पर 2 जीरो है, इससे हम हटा सकते हैं तो इधर केवल कितना बच जाता है, इधर केवल 10,000 बचता है, इधर परसेंटेज बचता है। परसेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग लगभग क्या आ जाएगा, परसेंट को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे पीपीएम आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे 10 लाख से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो परसेंट में ऑलरेडी 100 है। कितना है, 100 है। और आपने और कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 10,000 से। तो 100 और 10,000 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख ही तो आ रहा है। कितना लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। तो ये हो गया पीपीएम। सर इसमें क्या किया है हमने, अरे इसमें आपने ये किया है कि 10 लाख तो आपको पहले ही चाहिए था। कितना चाहिए था आपको, 3 और 2 10 लाख चाहिए था। आप डिवाइड किससे कर रहे हो, आप लोग डिवाइड कर रहे हो 10,000 से। यानी आपको पीछे कितना बचाना है, परसेंट के लिए 100 तो बचाना ही बचाना है ना। तो इसलिए ये भाग देने वाली वैल्यूज के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है आपके कि CO2 कंसंट्रेशन इन पीपीएम आपको निकालना है इन सॉइल। किसका निकालना है, सॉइल का निकालना है। किसका निकालना है, सॉइल का। क्या आपको परसेंटेज में याद है क्या, यानी कि आपको CO2% जो है वो याद है क्या सॉइल का, जी सर याद है। कितना था सर, 0.3 था। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो इसको 10,000 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 से। यानी 3000 पीपीएम आ गया आपका राइट आंसर। ये बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है CO2 कंसंट्रेशन इन एटमोस्फियर। याद रखना आंसर आपको पीपीएम में देना है। आपको पता है CO2 0.03% है, हम लोग इतना ही लिखते हैं। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट के डेटा की हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट मानती है प्रेजेंट टाइम में CO2 का कंसेंट्रेशन CO2 का जो कंसेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो 0.04% हो चुका है। कितना हो चुका है, 0.4%। और याद रखना डीके दास का मैंने आपको लिखाया था कि डीके दास मानती है 0.05% के आसपास इसको एटमॉस्फेयर में मान रखा है। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो अगर आप इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करके रिपीट करोगे तो याद रखना अगर इससे आप कन्वर्ट करते हो तब तो आपका आएगा 300 पीपीएम। और अगर मान लीजिए आप इसकी जगह 0.4% इंडियन गवर्नमेंट के डेटा यूज करते हो तो इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 400 पीपीएम। यानी वर्तमान के अंदर लगभग लगभग 400 पीपीएम या 0.04% के आसपास CO2 का कंसेंट्रेशन है। इसके अलावा मैसेज आया है सर 3000 पीपीएम 300 पीपीएम इन एटमॉस्फेयर एग्रीकल्चर बालाजी। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक होगी नहीं। अब बात करते हैं, अब चलते हैं आगे। यानी यहां तक जो बातें हमने डिस्कस की है वो बहुत इजी बातें हमने डिस्कस की है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल एयर जो है उसके कंपोजिशन को पढ़ लिया, क्या रेशियो रहता है, सारी बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। सॉइल एयर के बारे में हमने एक बैकग्राउंड बना लिया कि इसका इंपॉर्टेंस किस लेवल तक का है, ये क्रॉप प्रोडक्शन को कितना अफेक्ट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ध्यान देना, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं एरिएशन, या जिसको बोल देते हैं काफी बार सॉइल एरिएशन, या फिर सीधा सीधा लग दिया जाता है एरिएशन। सॉइल एरिएशन या एरिएशन, ये क्या होता है समझना। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं ये सॉइल की सरफेस है, नीचे जो सॉइल होती है उसका नाम, नीचे सॉइल में जो एयर होती है उसको बोलते हैं सॉइल एयर। अब सॉइल एयर क्या होती है ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, कितना परसेंट क्या क्या है वो सारी चीजें आ गई है। और इस सरफेस के, सॉइल की जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर की साइड जो गैसों का आवरण है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और नीचे सॉइल के सरफेस के जिस अंदर की साइड जो एयर होती है उसको बोलते हैं सॉइल एयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर और सॉइल एयर।
यानी दोनों जगह एयर प्रेजेंट है, लेकिन वो बाहर है, ये सॉइल के अंदर है, इसको सॉइल एयर बोलते हैं, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दोनों का कंपोजिशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, यानी मान लो इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, लेकिन यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन लो है। तो इसका मतलब अगर इसी स्पीड से सॉइल के अंदर CO2 बढ़ती गई तो एक दिन ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हमने यही तो कहा है कि अगर सॉइल के अंदर प्रॉपर एरिएशन है, प्रॉपर अगर गैस प्रेजेंट है, तो ही वहां पर क्रॉप का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। यानी ऐसा हो कि यहां जिसका कंसंट्रेशन हाई है वो तो अंदर आ जाए इसको बराबर करने के लिए, और जिसका कंसंट्रेशन सॉइल में हाई है वो कहां चली जाए, बाहर चली जाए। तो एक गैस अंदर आ रही है और दूसरी गैस बाहर जा रही है, इसका मतलब इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है, किसके बीच में, सॉइल एयर के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। इसी को बोलते हैं सॉइल एरिएशन। सॉइल एरिएशन का मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ gases between soil air and atmospheric gases is called soil aeration। दूसरी बात, ये जो इनको एक्सचेंज होने की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये डिपेंड तो बहुत सारे फैक्टर्स पे करती है, पर सबसे ज्यादा इसको जो अफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है वो होती है सॉइल मॉइस्चर। सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करता है इसको, सॉइल मॉइस्चर की वजह से सबसे ज्यादा ये इफेक्ट होता है सॉइल का एरिएशन। यानी कि अगर आपको यूं पूछ ले कि बताइए सॉइल एरिएशन जो होता है वो किन दो चीजों से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, तो वो एक तो याद रखना सॉइल का मॉइस्चर होता है, या फिर हम यूं बात करें कि अगर कोई सॉइल वेल एरिएटेड है या कोई सॉइल पुअरली एरिएटेड है, तो पुअर एरिएशन के क्या कारण हो सकते हैं, तो याद रखना रीजन फॉर पुअर एरिएशन, पुअर एरिएशन के यहां रीजन बात कर रहे हैं, रीजंस ऑफ पुअर एरिएशन, कि पुअर एरिएशन है तो क्या कारण हो सकता है एरिएशन पुअर होने का। पहला कारण होता है कि मान लो मिट्टी के अंदर जितना पोर स्पेस है सारा का सारा पानी से भरा हुआ है, वाटर लॉक कंडीशन है। अरे मिट्टी में पानी भरी होगी तो क्या ऑक्सीजन जाएगी क्या अंदर, गैसों का इंटरचेंज होगा क्या, नहीं होगा। यानी पहली बात तो हो जाती है एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट, पहली बात तो क्या हो जाती है, पहली बात हो जाती है एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट। और दूसरा जो पुअर एरिएशन का कारण होता है वो होता है कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो इंटरचेंज बहुत धीमी गति से हो रहा है तो पुअर एरिएशन है, इंटरचेंज प्रॉपर स्पीड से हो रहा है इसका मतलब वेल एरिएटेड है। तो दूसरा, पहला कारण तो कि इसमें एक्सेस मॉइस्चर है तो पुअर एरिएशन होगा, और दूसरा कारण कि जो इंटरचेंज होने की जो रेट है उस पर डिपेंड करता है। यानी हम बात कर देंगे इंटरचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसेज जो होती है इंटरचेंज उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सॉइल के अंदर गैसों का एक्सचेंज, बाहर की गैस अंदर जाए, अंदर की गैस बाहर निकले, ये दो चीजें हैं वो दो मेथड के ऊपर डिपेंड करती है। यानी गैस जो है वो इंटरचेंज होती है, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। इंटरचेंज ऑफ गैसेज जो होती है इसकी मेथड होती है दो, कितनी मेथड होती है, दो। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसकी दो मेथड होती है। एक मेथड का नाम है मास फ्लो, क्या नाम है, मास फ्लो, एक तो मास फ्लो से होता है। सेकंड मेथड का नाम है डिफ्यूजन, क्या नाम है, डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन एंड मास फ्लो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या यूं कहें मोस्ट डोमिनेंट प्रोसेस फॉर सॉइल एरिएशन। और याद रखना मास फ्लो और सॉइल एरिएशन के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों में भी पूछा जाए तो डिफ्यूजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा एरिएशन या इंटरचेंज ऑफ गैसेज होता है। आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आई नहीं होगी, जो बेसिक बातें हमने डिस्कस की है वो आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। अब जेआरएफ वालों के लिए जो आपके थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है मैं बता देता हूं आपको। यानी आप लोगों के कुछ पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, उसकी क्लास आ रही है, अगली क्लास
यानी कि जेआरएफ एसआरएफ वाले के लिए ये क्लास आज यहीं खत्म होती है। लेकिन अगर हम बात करें जेआरएफ वालों के, तो जेआरएफ वालों के सिलेबस में थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है। क्या दे रखी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें एक तो नॉमेनिकल्चर यानी आईपीएससी नामकरण जो है वो दे रखा है, और उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं वो दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, इस तरह के जो कंपाउंड दे रखे हैं उनके बारे में एक बेसिक क्लास है जो आप लोगों की लेंगे डॉक्टर राम सर। यानी अब जो है अगली क्लास वो राम सर की है। बेसिक अगर हम बात करें तो सॉइल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके लिए नेक्स्ट क्लास जस्ट अभी से स्टार्ट हो रही है, वो डॉक्टर राम सर लेंगे। फिजियोलॉजी की क्लास आपकी होगी कंटिन्यूसली, जो राज सर आपको पढ़ा रहे थे वही पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।